गुड इवनिंग, सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का, ठीक है, सक्रिय श्रेणी पर आधारित धातुओं का निष्कर्षण। इसके पहले हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस किया इस चैप्टर के अंतर्गत। अगर आपने उन सभी चीज़ों को नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जा कर के प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो प्रीवियस वीडियो मिलेगा, यानी स्टेप बाय स्टेप आप लोग पीछे की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को, ठीक है, सारी वीडियोस की लिंक जो है हर वीडियो में दिया जाएगा। यानी अगर ये वीडियो आपको इसके पीछे वाला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और तुरंत ही आपको इसके पीछे वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप सबने वीडियो को शेयर भी कर डाला होगा। ठीक है, सभी बच्चे ज्वाइन हो गए होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर से बता दें, कक्षा 10 का चैप्टर 3 जो है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल है। इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि सक्रियता श्रेणी पर आधारित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बेस्ड ऑन एक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, मेटल बेस्ड ऑन एक्टिविटी सीरीज़। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि जो सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम धातुओं को 3 वर्ग में विभाजित करते हैं। ठीक है, 3 वर्ग में मतलब एक तो ऐसी होंगी जो उच्च अभिक्रियाशील होंगी यानी मोस्ट रिएक्टेड होंगी, और एक क्या होंगी, वो मध्यम रिएक्टेड होंगी यानी मध्यम वाली है। ठीक है, यानी कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होंगी, और एक धातुएं होंगी जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होंगी, यानी 3 कैटेगरी बन जाती है। कल हमने पढ़ा था सक्रियता श्रेणी की। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी की 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। एक तो अभिक्रियाशील ऐसी होंगी जो उच्च अभिक्रियाशील हैं यानी कि हाई रिएक्टिव हैं। ठीक है, एक क्या हो जाएंगे, मीडियम रिएक्टिव यानी कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हो जाएंगी, और एक क्या हो जाएंगी, बहुत ही कम अभिक्रियाशील, ठीक है, धातुएं। तो यहाँ पर 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। 3 वर्ग आप लोग को समझ में आ गया है, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। ठीक है, अब प्रत्येक वर्ग की धातुओं के निष्कर्षण के लिए अलग अलग तकनीकी अपनाई जाती है। यानी जो तीनों प्रकार की जो अभिक्रियाएँ हैं, हमारी अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ठीक है, उच्च, मध्यम और निम्न अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं, इसमें निष्कर्षण की अलग अलग विधियों को अपनाया जाता है, अलग अलग तरीकों को अपनाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग बात कर लेंगे। तो किसी धातु का इसके अयस्क से निष्कर्षण मूल रूप से एक अपचयन प्रक्रम होता है। ठीक है, कोई भी धातु है उनके अयस्क से उसको निकालना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल रूप से एक अपचयन बोला जाता है। कौन सा प्रक्रम होता है, अपचयन प्रक्रम होता है। ठीक है, तो किसी धातु के किसी अयस्क के अपचयन के लिए उचित अपचयन प्रक्रिया के चयन के लिए सक्रियता श्रेणी बहुत ही उपयोगी होती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर धातुओं की विद्युत धनात्मक प्रकृति घटती जाती है। हमने आपको पढ़ाया था, जो सबसे ऊपर होता है वो माइनस वाला होता है और नीचे क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, नीचे से ऊपर जाने पर ऋणात्मकता क्या हो जाती है, सॉरी, धनात्मकता घटती जाती है, यानी प्लस वाला साइन ऊपर की ओर घटता चला जाएगा और ऊपर ऋणात्मकता क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर जाने पर, ठीक है, बढ़ती चली जाएगी। ऋणात्मकता बढ़ेगी और धनात्मकता क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे हम लोग तो ऋणात्मकता हमारी क्या हो जाएगी, घटेगी, और धनात्मकता हमारी क्या हो जाएगी, वो बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, अतः धातुओं का ऑक्सीजन और अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्वों के प्रति आकर्षण कम होता चला जाता है। ठीक है, जो भी धातुएं होती हैं वो उनका जो ऑक्सीजन और कोई भी अन्य जो ऋणात्मक तत्व होते हैं उनके प्रति आकर्षण कम होता चला जाता है। चूँकि जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो माइनस बढ़ता चला जाएगा। अब जब माइनस बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर भी तो माइनस होता है। अगर ऊपर बढ़ेंगे तो माइनस वाला बढ़ेगा तो आकर्षण के बजाय क्या होने लगेगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा। ठीक है, क्यों होने लगेगा, क्योंकि ये भी हमारी ऋणात्मक होती हैं, ऊपर जाने पर ऋणात्मकता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ऊपर जैसे जाएंगे तो प्रतिकर्षण, ठीक है, ज़्यादा होता चला जाएगा, और नीचे की ओर आएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में तो आकर्षण बल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और किन तत्वों के मध्य में, ऑक्सीजन और कोई भी ऋणात्मक तत्व हैं। ठीक है, अगर कोई भी ऋणात्मक तत्व हैं ऊपर की ओर जाएंगे तो उनके बीच आकर्षण शक्ति क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। आगे बात कर लेते हैं, जिसके कारण उनके यौगिकों की स्थिरता भी कम होती चली जाती है। जैसे ऊपर हो जाएंगे
तो जो यौगिक बनेंगे उनकी वे स्थिर कम होंगे, ठीक है, वे कम स्थिर होंगे। चलिए यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि धातुओं के यौगिकों में ऑक्साइडों का अपचयन सबसे सरल है। मरकरी ऑक्साइड केवल गर्म करने पर मरकरी में अपचयित हो जाता है, ठीक है, यानी कि कापर ऑक्साइड को कापर के साथ गर्म करने पर, ठीक, कार्बन के साथ गर्म करने पर या कापर में अपचयित हो जाता है। यहाँ पर अगर बात कर ले मरकरी ऑक्साइड है, देखिए HgO, इसको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं तो ये क्या काम करती है, अपचयन कर देती है। अपचयन का मतलब क्या, मैंने सभी को बताया था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का लॉस करना क्या होता है, अपचयन होता है। और उपचयन में गेन ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन को गेन करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी मरकरी ऑक्साइड है, इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बच्चे, हट जाएगा, यानी अपचयित हो जाएगा। यहाँ पर कापर ऑक्साइड है, ठीक है, इसको कार्बन के साथ में थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो ये क्या काम करेगा, कापर से ऑक्सीजन हट जाएगा, ठीक है, अपचयन हो जाएगा। ये चीज़ सभी को समझ में आ रहा है, ये चीज़ बच्चे सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सल्फर कार्बोनेट आदि अयस्कों को प्रायः उनके ऑक्साइडों में परिवर्तित कर लिया जाता है ताकि उनको धातु में अपचयित किया जा सके। यानी जो सल्फाइड होते हैं, ठीक है, कार्बोनेट आदि अयस्क जो होते हैं उनको उनके किस में परिवर्तित कर लिया जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिससे उनको धातु में से अपचयित किया जा सके, ठीक है, उनको धातु में से क्या हो जाए, अपचयित कर सके। जैसे हमारा क्या है, जिंक सल्फेट है, ये सल्फाइड अयस्क है, ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करा दिया जाएगा और इसको क्या बना लिया गया, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लिया जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा ऑक्साइड के रूप में यदि परिवर्तित हो गया तो जिंक ठीक है, ये जी समय ऊपर वाला जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर बन गया। अब जैसे जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, ये कार्बोनेट हमारा अयस्क हो गया, इसको क्या किया जाएगा, थोड़ा सा गर्म कर दिया जाएगा तो ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, ठीक है। अब जैसे जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, जैसे इसको कार्बन के साथ में क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, जो जिंक है यानी धातु अलग हो जाएगी, आराम से अलग हो जाएगी, ठीक है, इससे ये अपचयित हो गया। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, बात को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे कोई भी ऑक्साइड होते हैं या कार्बोनेट होते हैं, ठीक है, कार्बोनेट के अयस्क जो भी ऑक्साइड के अयस्क होते हैं उनको ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है ताकि उनसे धातु का अपचयन आराम से किया जा सके। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे। जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट था, ये सल्फाइड विलयन था, ये सल्फाइड अयस्क का था, ठीक है, इसको ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करा दिया गया तो जिंक ऑक्साइड यानी ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो गया जिंक, ठीक है। अब इस जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में जैसे अभिक्रिया करा दिया गया, गर्म कर दिया गया, तुरंत ही क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया और जिंक धातु जो है वो मुक्त अवस्था में हमको प्राप्त हो गई, ठीक है, यानी जिंक धातु का अपचयन करा लिया गया जिससे हमको धातु आसानी से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि वक्रता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर आती हैं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, ये सभी क्या हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक विद्युत धनात्मक वस्तुएं हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा विद्युत धनात्मक धातुएं होती हैं। इस कारण ऑक्सीजन को इनकी प्रबल बंधुता होती है, ठीक है। ऑक्सीजन से इनकी क्या हो जाती है, प्रबल क्या हो जाती है, बंधुता होती है। चूँकि पोटेशियम के पास में प्लस आयन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास में माइनस आयन होता है। अब भैया प्लस और माइनस में तो आकर्षण होना ही है, तो इनके यानी इन तत्वों के और इनकी ऑक्सीजन के मध्य क्या होती है, प्रबल बंधुता होती है, यानी एफिनिटी क्या हो जाती है, वो हाई एफिनिटी होती है, यानी कि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बंधे हुए होते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। इन धातुओं की बंधुता कार्बन के अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। जो भी ये धातुएं हैं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, ये कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से अधिक, ठीक है, बंधुता बनाने में सक्षम होते हैं। इसलिए कार्बन के साथ गर्म करने पर इनके ऑक्साइडों को अपचयन करके इनके धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी कि अब अगर इनकी कार्बन से अभिक्रिया कराएंगे इनकी ऑक्साइडों की तो इनमें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कौन सी कराई जाती है यहाँ पर,
विद्युत अपघटनी अपचयन, ठीक है, इसके माध्यम से इन धातुओं को हम लोग निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित यानी क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। देखते हैं किस तरीके से करते हैं ये। जैसे NaCl है, NaCl, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे NaCl टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा कैथोड पर, ठीक है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। जो ऋण आवेशित होता है उसको कैथोड बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जिस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, उसे क्या बोल दिया जाता है, कैथोड पर। कैथोड पर क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके Na बना लेगा, सोडियम बना लेगा, ठीक है। एनोड माने धन पर, प्लस पर Cl जा करके क्या बना लेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Cl2 बना लेगा। आप सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पर 2Cl है, इसीलिए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जब निकले तब से क्या बन गया बच्चे, Cl2 का निर्माण हो गया। सेकंड स्टेज देख लिया, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, टूटेगा तो Mg2+ में और 2Cl2 में टूटे, 2Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है। यहाँ पर 2Cl क्यों लिया गया, क्योंकि 2 Mg के प्लस में थे, ठीक है, और Cl के ऊपर हमेशा 1 माइनस होता है, इसलिए हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर Cl को दुगना ले लिया, ठीक है। अब एनोड पर, एनोड का मतलब है प्लस पर, ठीक है, प्लस पे Mg2+ जो है वो क्या काम करेगा, ठीक है, क्या काम कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Mg बना लेगा, और कैथोड पर जो क्या काम हो जाएगा, जो Cl है वो क्या काम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके Cl2 बना लेगा। इसी प्रकार जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, विद्युत अपघटनी अपचयन हो गया, ठीक है। इसके माध्यम से धातुओं को प्राप्त कर लिया जा रहा है, ठीक है। विद्युत अपघटनी माने विद्युत को मतलब प्रवाहित करा के अपघटन कराना, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 जो है हमारा, इसको विद्युत धारा प्रवाहित कराया गया, तो इसने क्या काम किया, 4Al प्लस O2 में टूट गया, ठीक है। Al के ऊपर में 3+ होता है, ठीक है, Al के ऊपर में 3+ होता है। ये क्या काम करेगा, एनोड के ऊपर, ये क्या काम करेगा बच्चे, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके केवल Al बन जाएगा। अब जैसे अगर प्लस में ये 3 है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, एक आवेश तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसमें 3 अगर माइनस के हो जाएंगे तो ये न्यूट्रल हो गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, Al बन गया, ठीक है। क्या बन गया बच्चे, Al का निर्माण हो गया। कैथोड पर क्या हो जाएगा, जो हमारे ये माइनस वाला आवेश था ये आ जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर कितने हैं, O2 है, ठीक है, 3, ठीक है, 3 O2 है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बात हो जाएगा, मतलब 2 O2 यहाँ पर हो गए, ठीक है, 2 O2 यहाँ पर हो गए। तो देखिए अब एक O के पास में डबल माइनस है, तो 2 है तो कितना 4 माइनस हो जाएगा, तो क्या काम करेगा, ये माइनस का मतलब है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वही 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा और O2 के रूप में स्वतंत्र रह जाएगा, ठीक है, O2 के रूप में स्वतंत्र रह जाएगा। तो इस विधि के माध्यम से देखिए, इस विधि के माध्यम से एल्युमिनियम हमको प्राप्त हो गया। एल्युमिनियम क्या होती है, धातु होती हैं। तो जो ऊपर के जो धातुएं होती हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो उनको किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, विद्युत अपघटनी विधि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोगों ने देख भी लिया किस तरीके से हमने प्राप्त किया है। जैसे फिर से अगर समझ लेते हैं, Al2O3, ठीक है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या काम करेगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Al और O2 में टूट जाएगा। ऐसे समझिए Al और O2 में टूट जाएगा, 2 छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, Al और O2 में टूटेगा, ठीक है, Al में टूट गया और O2 में टूट गया, ठीक है। Al के ऊपर 3+ होता है, तो देखिए 3+ माने इसने 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तब प्लस में होगा, तो ये क्या काम करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Al का निर्माण कर लेगा, ठीक है, Al का निर्माण कर लिया। ऑक्सीजन के ऊपर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, O2 है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख लेंगे कि 2 अणु हमारे पास O है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ पाए तो 2 हटा दो, यहाँ पर डबल माइनस है, तो ये क्या काम करेगा, ठीक है, ये क्या काम करेगा, डबल माइनस कब आया सॉरी, ये डबल माइनस कब आया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, अब तो क्या करेगा, O2 बच जाएगा और ये क्या काम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। देखिए निकालने वाले को तीर के इधर लिखते हैं, एक्सेप्ट करने वाले को तीर के पहले लिखते हैं। तो ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। मध्य में कौन कौन सी आती हैं,
जिंक आता है, आयरन आता है, लेड आता है और कापर आता है। ये क्या होती हैं? कम विद्युत धनात्मक होती हैं, यानी कि इनकी ऑक्सीजन के प्रति बंधुता क्या हो जाती है? कम होती है। अतः इनकी ऑक्साइड और अन्य यौगिक जो होते हैं वो कम स्थिर होते हैं। ठीक है, ये कम स्थिर होते हैं और रासायनिक अपचयन द्वारा सरलता से धातु में अपचयित किए जा सकते हैं। यानी रासायनिक अपचयन का मतलब है गरम वरम करके, ठीक है, गरम करके, ठीक है, ये आप आराम से अपचयित किए जा सकते हैं। जैसे सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक सरल होता है। जैसे हमारी जिंक सल्फाइड है, ठीक है, ये सल्फाइड अयस्क है, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, गर्म करने में ऑक्सीजन ही तो मिलती है और जब ऑक्सीजन मिलेंगे तो ZnO के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा और जिंक FO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में ये इधर भी निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा? हमारा जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, तो ZnO में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क की तुलना में ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक सरल होता है। ठीक है, यानी कि कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क से किसी धातु को निकालना ऑक्साइड से कम अच्छा होता है, यानी ऑक्साइड से ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक सरल, आसानी से ऑक्साइड से निकाला था। जैसे यहाँ पर हमारा क्या था? हमारा जिंक सल्फाइड था, गरमा दिया, ठीक है, तो ये ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। अब ये क्या काम करेगा? जो जिंक ऑक्साइड है ये क्या काम करेगा? कार्बन के साथ में जैसे इसको मिला दिया जाएगा और गरमा दिया जाएगा, ठीक है, तो क्या काम कर देगा? ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ में चला जाएगा, ठीक है, और जिंक हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिंक हमारा क्या हो गया? प्राप्त हो गया। तो ये इस तरीके से समझ में आ गया है कि मतलब जो सल्फाइड होते हैं या कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं उनसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऑक्साइड से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि सल्फाइड और कार्बोनेट को किसमें सबसे पहले बदल लेते हैं? ऑक्साइड में बदल लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि एल्युमिनियम द्वारा अपचयन व विस्थापन, यानी एल्युमिनियम के द्वारा भी इन जो भी हमारी धातुएं थी इनका विस्थापन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, अपचयन किस तरीके से करते हैं। तो उच्च अपक्रियाशील धातु जैसे जो भी उच्च अपक्रियाशील होती है, सबसे ऊपर हमने जो भी पढ़ा था, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, आज भी धातु ऑक्साइडों के अपचयन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ऑक्साइडों के अपचयन के लिए प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि ये निम्न अपक्रियाशीलता के धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापन कर सकते हैं। जैसे होता क्या है? जैसे हमारा क्या है? ऑक्साइड है MnO2, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम से रिएक्ट करा देगा, गर्म करा देगा, तो क्या काम करेगा? ठीक है, एल्युमिनियम का ऑक्सीजन क्या काम करेगा? एल्युमिनियम के साथ में चला जाएगा, ठीक है, और मैग्नीशियम जो है, सॉरी मैग्नीज, Mn का मतलब मैग्नीज है, ठीक है, तो वो क्या काम करेगा? धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो एल्युमिनियम के द्वारा भी अपचयन हम लोग करा सकते हैं, विस्थापन करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके माध्यम से भी हम लोग धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं, यौगिकों के विस्थापन के माध्यम से भी धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यह विस्थापन जो होता है वो यह विस्थापन अपक्रिया अत्यधिक ऊष्मक्षेपी होती है। ऊष्मक्षेपी का मतलब होता है इस अपक्रिया के माध्यम से अधिक ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, यानी ये अपक्रिया जब होती है तो एनर्जी छिपी हुई होती है। ठीक है, इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि धातुएं गलित अवस्था से प्राप्त होती हैं, यानी जो इस प्रकार से जो अगर हम लोग अपचयन कराएंगे इसमें जो धातुएं होती हैं वो गले अवस्था में प्राप्त होती हैं। Fe2O3 के साथ Al की अपक्रिया रेल की पटरी के दरारें, मशीन के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि जो रेल की पटरी होती हैं और मशीनों के जो दरारें होते हैं, पुर्जों की दरारें, उनको किसके माध्यम से भरा जाता है? ठीक है, तो Fe2O3 के साथ में जब हम लोग अपक्रिया करा देते हैं एल्युमिनियम की, ठीक है, तो गलित अवस्था में प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को थर्मल वेल्डिंग अपक्रिया बोला जाता है। ठीक है, कौन सी अपक्रिया बोला जाता है बच्चे? थर्मल वेल्डिंग अपक्रिया। जो आप लोग वेल्डिंग मशीन देखते हैं ना, उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया है? ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण जो सबसे नीचे होती हैं, जैसे क्या हो गया हमारा मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी क्या हो जाती है? बहुत ही कम विद्युत धनात्मक होती हैं। ठीक है,
बहुत ही कम क्या होती है बच्चे, विद्युत धनात्मक होती है। इनके ऑक्साइड एवं अनियोगी बहुत ही कम स्थिर होते हैं, बहुत कम स्थिर होते हैं, ठीक है। केवल गर्म करने पर इनका विघटन हो जाता है, आसानी से टूट जाते हैं। तो यहाँ पर विघटन होता है तापीय विघटन। जैसे मरकरी ऑक्साइड है, थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो मरकरी प्राप्त हो जाएगी। और हमारा सिल्वर ऑक्साइड है, इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो सिल्वर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात कर लें सिनाबार। सिनाबार का फार्मूला क्या होता है, HgS होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बाई चांस क्वेश्चन में आ जाए पेपर में कि सिनाबार किसे कहते हैं, तो HgS को सिनाबार बोला जाता है, ठीक है। को उच्च तापक्रम पर गर्म करने पर मरकरी प्राप्त होती है। सिनाबार से मरकरी कब प्राप्त होगी, जब इसको लगभग के लिए 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो जो मरकरी होगी वो लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होगी, ठीक है। लिक्विड अवस्था में, यानी कि गली हुई अवस्था में प्राप्त होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसी प्रकार जो हमारी Cu2S है, ठीक है, को अगर वायु में गर्म करने पर कहाँ पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारा क्या है Cu2S है, ठीक है। इसको अगर हम लोग गर्म कर देंगे तो Cu2 यानी कि ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये ऑक्साइड बन गया है, इसको Cu2S के साथ में फिर गर्म करा देंगे तो क्या हमको कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। कॉपर को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आने वाले तत्व हो गए जिनका हम लोगों ने निष्कर्षण के बारे में सीख लिया, ठीक है। आगे पढ़ लेंगे हम लोग कि धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ क्या हो जाती है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, यानी कि धातु कर्म की, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं धातु कर्म किसे कहते हैं। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कुछ भौतिक या फिर रासायनिक प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोल दिया जाता है, धातु कर्म बोल दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके छोटी सी 1-2 नंबर में जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि धातु कर्म किसे बोला जाता है, ठीक है। तो धातु कर्म अयस्क से भौतिक या रासायनिक किसी प्रक्रम के माध्यम से शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाए तो उसी को क्या बोल देते हैं, धातु कर्म बोल देते हैं, ठीक है। तो धातु कर्म में निम्नलिखित प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है। कई सारे प्रक्रम होते हैं। पहला प्रक्रम है कि हमारा अयस्क का सांद्रण करना, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, ठीक है। आगे क्या है कि धातु का निष्कर्षण करना, फिर क्या है धातु का शोधन करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 प्रक्रम हो जाते हैं। इन प्रक्रम के माध्यम से हम लोग धातु का सांद्रण करते हैं, ठीक है, यानी धातु का धातुकर्म करके इनको निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी धातु है उसको सांद्रीकृत कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारा अयस्क है, ठीक है, पहले इसको सांद्रीकृत अयस्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर उच्च अभिक्रियाशील धातु में, ठीक है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु में, निम्न अभिक्रियाशील धातु में, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक है, इनको सीधे विद्युत अपघटन के माध्यम से शुद्ध कर लेंगे। जो मध्यम अपक्रियाशील धातुएं होती हैं इनको कार्बोनेट अयस्क फिर सल्फाइड अयस्क के रूप में निकालेंगे, फिर इनका निस्तापन करेंगे, फिर इनका भर्जन करेंगे, फिर धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होगी, फिर अपचयन करेंगे। अपचयन करने के बाद में अशुद्ध रूप में प्राप्त होगी, फिर इसको शुद्ध करके शुद्ध धातु प्राप्त करेंगी, ठीक है। अब जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनका कैसे काम करेंगी, उनको उनके सल्फाइड अयस्क में परिवर्तित करेंगे, फिर उनको गर्म करने पर अशुद्ध रूप में धातु प्राप्त होगी, फिर शोधन करके शुद्ध रूप में करेंगे, ठीक है। तो 3 प्रकार की धातुएं होती हैं, उच्च अपक्रियाशील, मध्य अपक्रियाशील और निम्न अपक्रियाशील। उच्च अपक्रियाशील धातु को हमने सीख लिया है कि सीधे, ठीक है, विद्युत अपघटन करा दो शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। मध्यम में ये सारी प्रोसेस करानी पड़ेंगी, ठीक है। और हमारी जो निम्न अपक्रियाशील होती है तो इसमें ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस हम लोग आगे सीखेंगे कि किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि धातु का सांद्रण किस तरीके से करते हैं, ठीक है। हर चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए कि सांद्रण क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अयस्क खानों से निकाले जाते हैं तथा उसमें पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, कंकड़, बालू आदि चूने के पत्थर सभी बहुत सारे अपद्रव्य मिले होते हैं। इन जो अपद्रव्यों को क्या बोला जाता है, कल हमने आप सभी को बताया था, मैट्रिक्स बोला जाता है ना, आधात्री बोला जाता है। तो खानों से प्राप्त अयस्कों में उपस्थित जो अधात्रियों को अलग करने
की क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारी ये अशुद्धियाँ होती हैं इनको अलग करना ही क्या कहलाता है, अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया अयस्कों का सांद्रण क्या होता है, यानी इन्हीं आधात्रियों या फिर इन्हीं मैट्रिक्स को अलग करने की क्रिया को क्या बोल दिया जाता है, अयस्क का सांद्रण बोल दिया जाता है। सभी को समझ में आ गया है, किसी को दिक्कत तो कोई नहीं है। आगे बात कर लेते हैं कि अयस्क का सांद्रण करने के लिए सर्वप्रथम अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हाथ से बीन कर अलग कर लेते हैं। ठीक है, जो भी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको क्या कर हाथ से बीन कर अलग कर लेते हैं। इसके बाद उनको हथौड़े द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। इन टुकड़ों को दलित्र, ठीक है, में डाल देते हैं, यानी दरिया उसको क्या कहते हैं ना, जो जैसे दाल वगैरह दरतिया जिसको बुलाता है उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर एक छोटी सी चक्की होती है जिसमें 2 प्लेटें लगी होती है। एक प्लेट चलती रहती है, दूसरी प्लेट क्या होती है, स्थिर होती है। यानी दरतिया आप लोगों ने देखा होगा, इसमें एक ऊपर वाली प्लेट चलती रहती है, इस तरीके से पकड़ के इसको चलाते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाली चलेगी लेकिन नीचे वाली नहीं चलेगी। ठीक है, नीचे वाली नहीं चलेगी। चलिए अब इसके आगे बात कर लेते हैं। अब जो दलित्र होते हैं वो छोटे छोटे चूर कर देता है, उनको छोटे छोटे चूरे में कन्वर्ट कर देता है, जो अयस्क होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो प्राप्त चूरों को क्या बोला था, स्टैम्प मिल में डाल देते हैं। ठीक है, कहाँ डाल देते हैं, स्टैम्प मिल में डाल दिया जाता है। फिर उस पर लगातार हथौड़ी की चोट पड़ती रहती है। ठीक है, हथौड़ी की चोट पड़ती रहती है और जहाँ पर वो क्या हो जाता है, एक महीन रूप में टूट जाता है। यानी दरतिया में चूर चूर कर लिया, उसके बाद में ये एक प्रकार से मानो इमाम दस्ता आप लोगों ने देखा होगा, इसी प्रकार की मशीन होती है यहाँ पर खूब ऊपर से चोट पड़ती रहती है, जहाँ पर जो नीचे होता है वो के चूरे के रूप में परिवर्तित होता है। चूर यानी छोटे छोटे महीन पार्ट में टूट जाता है। भी अयस्क का सांद्रण करने के लिए अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को पीस लेने के बाद में कई विधियाँ प्रयोग किया जाता है। यानी अयस्क को हमने सबसे पहले बीना, ठीक है, बीनने के बाद में दरतिया में डाला, छोटे छोटे टुकड़े किए। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। उसके बाद में क्या कर लिया हमने, फिर उसको स्टैम्प मिल में और छोटा कर लिया, यानी बहुत ज़्यादा महीन में उसको बदल लिया। अब देखिए यहाँ से इस प्रकार के जो अयस्क होता है, यहाँ से अगर धातु प्राप्त करने की कई सारी विधि हो सकती हैं। अयस्क तथा अधात्री की प्रकृति के अनुसार, यानी जो अयस्क होती है और अधात्री जो उसमें मिली हुई गंदगी होती है उसकी प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार इनमें कोई एक या कभी कभी एक से अधिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ विधि इस तरीके से होती हैं। जैसे अगर पहली विधि का बात करें तो गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के माध्यम से हम लोग किस तरीके से इसको मतलब शुद्ध करते हैं, तो इस विधि द्वारा भारी अयस्क जैसे SnO2, ठीक है, तथा FeO4 का सांद्रण प्राप्त किया जाता है। पिसे हुए महीन अयस्क को चूर्ण को पानी से भरे हुए तालाब या फिर बर्तन में मान के चलो खूब खलबलाते हुए डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा करने पर पानी में जो मिली अशुद्धियाँ हो जाती है वो ऊपर रह जाती हैं। ठीक है, ऊपर यानी पानी में घुल जाती हैं और कम घनत्व वाली जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे की ओर बढ़ जाती हैं, तथा अधिक घनत्व वाली जो अयस्क के कण होते हैं वो नीचे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी जो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे की ओर बढ़ जाएगा और जल की धारा बहाकर पानी में घुलने वाली कम घनत्व वाली अशुद्धियों को दूर कर लिया जाता है। तो इस तरीके से मान के चलिए आप लोग, जैसे आपने कीला ले लिया, कीले को बालू में डाल दिया, ये इस प्रकार से समझो। पहले कीला ले लिया, बालू में डाल दिया। अब इसको कैसे कीला को हटाएंगे, ऐसे तो बीन सकते हैं लेकिन हम लोग कैसे हटाएंगे, पानी में डाल देंगे, है ना, को हिला देंगे तो कीले ये सभी नीचे बैठ जाएंगे और बालू पानी में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, पानी को नापते हुए चले जाएंगे, जिससे ये अधिक घनत्व वाले कीले हैं ये नीचे हमको प्राप्त हो जाएंगे और कम घनत्व वाली जो अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, जल की धारा से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, और अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी। तो अयस्कों के कणों को अलग कर लिया जाता है। जो भी अयस्क हमसे यानी केले जो प्राप्त हुए मान लो अयस्क हैं, उनके कणों को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार जो सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। किस तरीके से, इस प्रकार जो सांद्रित अयस्क है वो हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब उस किलो से भी मान के चलिए उस जो अयस्क अब प्राप्त हुआ इसका भी सांद्रण किया, इससे मतलब धातु निष्कर्षण होगा। ठीक है, ये तो हमने अभी सीखा है कि सांद्रण किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो एक विधि हो गई गुरुत्वीय पृथक्करण विधि हो गई। एक विधि क्या हो जाती है हमारी, फेन प्लवन विधि इसको बोला जाता है या झाग प्लवन विधि बोला जाता है। तो इस विधि में क्या हो जाता है, ठीक है, इस विधि में
के द्वारा मुख्यतः सल्फाइड अयस्क जैसे क्या होते हैं, कापर, पायराइट होते हैं, सिल्वर, ग्लास होते हैं तथा गैलेना का सांद्रण इस विधि के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, कि जब सल्फाइड अयस्कों को तेल या फिर अन्य मिश्रण में डाल देते हैं, ठीक है, तब सल्फाइड अयस्क इनमें से कुछ उपस्थित अशुद्धियों की तुलना में तेल द्वारा शीघ्र भीग जाते हैं तथा सल्फाइड अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ सल्फाइड अयस्कों की तुलना में पानी द्वारा शीघ्र भीगती हैं। ठीक है, इस प्रकार तेल और पानी में बने हुए सल्फाइड अयस्क के निलंबन में जब वायु प्रवाहित करते हैं तब सल्फाइड अयस्क के कण झाग बनकर ऊपर की सतह पर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग क्या बताया गया इसमें, ठीक है, कि सल्फाइड अयस्क को तेल और जल के मिश्रण में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या काम करते हैं, सल्फाइड अयस्क जो होता है उसको तेल, ठीक है, यहाँ पर चीड़ का तेल डाला जाता है, तो चीड़ के तेल में और जल के मिश्रण में डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हुआ क्या है, जो सल्फाइड अयस्क है इसमें उपस्थित अशुद्धियों को की तुलना में तेल द्वारा, ठीक है, शीघ्र भीग जाते हैं। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वो तेल के माध्यम से जल्दी भीग जाते हैं और सल्फाइड अयस्कों में उपस्थित जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं वो जल द्वारा भीग जाती हैं। और जैसे हम एयर इसमें प्रवाहित करते हैं, ठीक है, एयर जैसे हम लोग प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तब जो सल्फाइड अयस्क है उसके जो कण हैं वो झाग बनकर ऊपर चले जाते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हमारे सल्फाइड अयस्क ऊपर चले जाएंगे और जो अशुद्धियाँ हैं वो नीचे की ओर बैठी रहेंगी। जैसे इम्प्योरिटीज़, यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है इम्प्योरिटीज़, तो वो सभी नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है, और जो सल्फाइड अयस्क होगा वो कहाँ चला आएगा, ऊपर की ओर चला आएगा। ठीक है, ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इस विधि से भी हमने क्या काम कर लिया है, अयस्कों का सांद्रण कर लिया है। तो क्वेश्चन में इस तरीके से आता है कभी कि झाग प्लवन विधि बताएं, तो आपको ये लिखना होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि की बात कर लेते हैं कि ये विधि क्या होती है। ये बहुत ही आसान विधि होती है। ठीक है, जब अयस्क चुंबकीय होता है यानी मैग्नेटिक होता है, मैग्नेट यानी चुंबक यानी कि लोहा वगैरह अगर होगा तो चुंबक से आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, तब अन्य चुंबकीय पदार्थ को, तो इसमें हमने क्या बताया आपको कि जब अयस्क चुंबकीय होता है तथा अन्य पदार्थ अनुचुंबकीय होता है, यानी चुंबक से चिपकने वाला नहीं होता है, तब चुंबकीय या फिर अचुंबकीय पदार्थ के मिश्रण को अलग करने की ये विधि अपनाई जाती है। इसमें होता क्या है, जो इस तरीके से हमारे दो ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, ये मैग्नेटिक होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सभी मैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, और इसमें ऊपर हम लोग जो है चुंबकीय पदार्थ वाले अयस्क को डाल देते हैं, इसमें गंदगी मिली रहती है, तो आगे जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद में ये जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो तो इसके साथ में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे की ओर यहाँ पर गिर जाती हैं। ठीक है, तो इस माध्यम से हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। आज की वीडियो कैसी लगी, तो आप लोग जैसी भी लगी होगी तो कमेंट में बता के जाइएगा, सर हमको आज की वीडियो अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, जो भी होगा आप लोग बता के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो भी स्टूडेंट वीडियो को नहीं ले पा रहे हैं और उनको भी इन्फॉर्म करते रहिएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो अपने दिक्कत को कमेंट करिएगा, हम आपकी दिक्कत को सॉल्व कर देंगे। और PDF अवेलेबल है, PDF अभी मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।